एंड स्टोरीज में आज हम एक भावुक सी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी के प्रधान चरित्र हैं नीलिमा, मंजू, माखनलाल चतुर्वेदी, ललित जी, काजल और काकी। नीलिमा, मंजू, काकी के भूमिका में है उमा आचार्य। ललित जी मामा और फूफा के भूमिका में है विक्टर बैनर्जी और कथावाचक हैं जॉय बैनर्जी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नीलिमा के पिता का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल जी कंजोड़ गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। माखनलाल जी पे साक्षात लक्ष्मी माता की कृपा थी। धन दौलत, खेत, नौकर चाकर सब कुछ था और बेटी नीलिमा भी गुणवती और अति सुंदरी थी। नीलिमा के घर पर काली नौकरानी की बेटी मंजू रहती थी। मंजू नीलिमा की हम उम्र थी। नीलिमा मंजू के साथ खूब खेलती और मस्ती भी करती। नीलिमा को पेड़ों से आम, अमरूद तोड़ने में बहुत आनंद आता। यही नहीं, दोनों गुड्डा गुड्डियों का खेल खेलती, मिट्टी के घरौंदे बनाती और साथ साथ गांव में मेला भी घूमती। मेला में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर एक तस्वीर भी खिंचवाई थी। सिर्फ यही नहीं, नीलिमा स्कूल से जो पढ़ लिख कर आती वो मंजू को भी सिखाती। मंजू अपनी नीलिमा दीदी से बहुत प्यार करती और नीलिमा भी उसे कभी घर की नौकरानी नहीं मानती। पर यह सब चतुर्वेदी जी को नापसंद था। एक दिन चतुर्वेदी जी बोलने लगे। बेटी नीलिमा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? वो काली की बेटी के साथ क्यों घूमते फिरती हो? नहीं पिताजी, मंजू बहुत अच्छी है। वो मुझे दीदी कहती और मेरे साथ हमेशा खेलती है। खेलने के लिए क्या और कोई नहीं? मालिक और नौकर का भला क्या मेल? क्या मालिक, क्या नौकर पिताजी, हम दोनों तो अच्छी सहेलियां हैं। चतुर्वेदी जी को यह सब पसंद नहीं था, पर बेटी की जिद के आगे वे भी विवश थे। दिन बीत रहा था। समय के साथ वे दोनों भी बड़ी हो रही थी। नीलिमा अपने कपड़े, साज सजावट की सामान मंजू को हमेशा देती। एक दिन नीलिमा कहने लगी, मंजू, वो बक्सा ले आओ। ये बक्सा दीदी? हाँ वही। देखो इसमें कितने गहने हैं। अब तो कुछ ही दिन में मेरी शादी हो जाएगी। ये सोने का हार तुम रख लो। नहीं दीदी, मैं भला सोने का हार लेकर क्या करूं? रहने दो। क्यों रे, मैं इतने सारे गहनों का क्या करूं? कब पहनूंगी? इसलिए तुम्हें एक दे रही हूं। नहीं दीदी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बस तुम मुझे भूल ना जाना, और कुछ देना ही है तो वो बचपन की तस्वीर दे देना। ओह अच्छा, वही तस्वीर ना जिसमें हम दोनों एक दूसरे को गले लगा रही थी? हाँ दीदी, वही तस्वीर। वो यादें बनकर मेरे साथ रहेगी। ठीक है, तुम रख लो इसे। इतना कहकर दोनों लिपट कर रोने लगती है। उन दोनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में ना तो कोई मालिक है और ना कोई नौकर, ना कोई ऊंचा और ना ही नीचा। इधर चतुर्वेदी जी नीलिमा की शादी अपने से भी 10 गुना अमीर परिवार में करवाते हैं और कुछ ही दिन बाद मंजू की भी शादी हो जाती है। देखते देखते 25 वर्ष बीत गए। वो छोटी सी नीलिमा अब चौधरी परिवार की बड़ी बहू थी। कुछ ही दिनों में नीलिमा की बेटी प्रिया की शादी होने वाली है। मेहमानों से घर भर गया है। नीलिमा महारानी की तरह घर में रहती है। घर के सभी सदस्य
नीलिमा की बातें मानते हैं। घर के प्रति नीलिमा की जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। नीलिमा फोन में कभी डेकोरेटर वालों से तो कभी कैटरर वालों से बात करती। उसी समय नीलिमा अपने मोबाइल लेकर हेलो मिश्रा जी, अभी तक सभी सामान नहीं पहुंचा है, आप थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद किसी और को फोन करती। हेलो हरीश बाबू, 6 बज रहे हैं, अभी तक राशन का सामान नहीं पहुंचा। इसी तरह से नीलिमा सारा काम संभाल रही थी। शादी वाला घर था, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। फूलों से घर जगमगा रहा था, बच्चे चहक रहे थे। प्रिया की शादी में बस 4 दिन ही बाकी थी। घर रिश्तेदारों से भर गया था। ललित बाबू नीलिमा के पति पैसों का हिसाब मिला रहे थे। तभी मामी आती है। फिर ललित बाबू नीलिमा को आवाज देते हैं। नीलिमा, ओ नीलिमा, जी बोलिए। 4 कप चाय भेजवाना जरा। ठीक है, भिजवाती हूँ। इसी तरह से नीलिमा सभी कुछ अकेले संभाल रही थी। रात के 10 बज रहे थे। नीलिमा तारों को निहारते हुए अपनी बचपन की बातें याद कर रही थी। मंजू और उसकी सारी छोटी बड़ी बातें। पर अब वो एक बड़े परिवार की बहू बन चुकी थी। वो मन ही मन मंजू के बारे में सोचती। मंजू की एक चिट्ठी 10 वर्ष पहले आई थी, जिसमें मंजू ने अपनी बेटी पैदा होने की बात लिखी थी। उसके बाद मंजू से नीलिमा की कोई बात नहीं हुई, किसी तरह का कोई संपर्क भी नहीं हुआ। यही सब सोचते सोचते न जाने कब आंखें लग गई और कब सुबह भी हो गई। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। उसी समय पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आता है। नीलिमा के नाम की थी वो चिट्ठी। ललित जी नीलिमा को आवाज देते हैं। नीलिमा, देखो चिट्ठी आई है, शायद तुम्हारी मंजू की तो नहीं। मंजू के बारे में नीलिमा ने सबको बताया था, सो सभी लोग मंजू को जानते थे। नीलिमा जल्दी जल्दी आती है और देखती है कि ये मंजू की ही चिट्ठी है। फिर उसे खोलने लगती है और चिट्ठी पढ़ने लगती है। दीदी, आज बहुत दिन बाद मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ। मैं यहाँ किसी तरह से जी रही हूँ। हम लोगों की जिंदगी तो इसी तरह चलती है। आपकी बहुत याद आती है। दीदी, मेरी बेटी 10 साल की हो गई है। अगर उसे आपके यहाँ रख लेती तो बहुत ही अच्छा होता। वो बहुत अच्छी है, वो सभी काम काज कर लेती है। बस एक ही परेशानी है कि काजल बोल नहीं सकती, वो गूंगी है, पर वो आपकी सारी बातें मानेगी। दीदी, आप उसे अपने पास ही रख लेना। उसी समय नीलिमा घर के दरवान को मंजू की बेटी काजल को लेने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह दरवान काजल को लेकर आता है। नीलिमा दौड़कर नीचे आती है। नीलिमा को देख काजल उनके पैर छूती है। नीलिमा ने लड़की को देखा। दुबली सी, सांवली, आंखें भूरी और चोटी बांधी हुई है। काजल को देख नीलिमा को मंजू की याद आ जाती है। काजल के हाथ में एक झोला था। नीलिमा हैरानी से काजल को देखते रहती। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, मानो मंजू खुद खड़ी हो। आओ काजल, सामान रख दो, चलो कुछ खा लेना। काजल ने सर हिलाकर हाँ कहा। देखकर ही लग रहा था कि वो भूख से तड़प रही है। नीलिमा ने फिर उसे देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो बचपन उसके पास काजल के रूप में आ चुकी है।
नीलिमा के चेहरे से लग रहा था कि वो सारी जिम्मेदारियां भूलकर अपने बचपन में खो जाना चाहती है। काजल जल्दी जल्दी घर के काम में अपना हाथ बटाने लगी। वो सभी काम खुद कर रही थी, यहाँ तक कि मेहमानों का नाश्ता भी वही दे रही थी। लेकिन बाकी रिश्तेदार को ये बात पसंद नहीं कि एक नौकरानी पर नीलिमा जी की इतनी मेहरबानी क्यों। नीलिमा हमेशा काजल का ख्याल रखती। अब बस करो काजल, जाओ खाना खा लो, बहुत काम हुआ। वह फिर सर हिलाकर हाँ बोलती और खाना खाने चली जाती। छोटे मामा और फूफा जी काजल को देखकर कहने लगे, कहाँ से आ गई क्या पता, नीलिमा तो कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखा रही है। ठीक बोले आप, आज के जमाने का कोई ठीक नहीं, फिर इसे तो देखकर ही। नीलिमा को देख फूफा जी चुप हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं, बहुत विश्वास करने की जरूरत नहीं, इतने कीमती सामान गहने उसी घर पर है, आँख कान खुला रखो। कौन कैसा है मैं ये जानती हूँ। ये कहकर नीलिमा वहां से उठ जाती है। काजल पर यकीन था क्योंकि वो मंजू की बेटी है। वो मंजू जिसके हाथों में नीलिमा ने एक बार कीमती सोने का हार दे रही थी, पर उसने लेने से मना कर दिया था। उसकी बेटी है तो अच्छी ही होगी, यही सोच रही थी नीलिमा। शाम को घर में सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। नीलिमा भी इंतजाम में लगी है, सभी सज संवर रहे हैं। उसी समय नीलिमा को काजल का ख्याल आता है। फिर वो दौड़कर सीढ़ी से नीचे उतरती है और काजल को बुलाती है। काजल भी तुरंत आ जाती है। काजल, ये देखो तुम्हारे लिए फ्रॉक लाई हूँ। तुम्हारी माँ और मैं खूब सस्ती संवरती थी, तुम्हें भी सजना संवरना अच्छा लगता है ना। फिर काजल मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। जाओ तैयार होकर आओ, तुम बहुत प्यारी लगती हो। फिर नीलिमा अपने काम में लग जाती है। तभी खिड़की से अंदर वाले कमरे में नजर गई तो नीलिमा चौंक सी गई। काजल ड्रेसिंग टेबल के सामने कानों में कुछ पकड़े लगातार देख रही थी। काजल, ओ काजल। काजल घबराई, जैसे कोई चोरी पकड़ ली गई हो। वो कमरे से जल्दी बाहर निकल के आई और आंखों में डर और हाथों में कुछ पकड़े हुए खड़ी हो गई। ये क्या है? बाली पसंद है तुम्हें? आज पूजा के समय ये बाली भी पहनना। काजल फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। घर में पूजा पाठ खाना पीना खत्म होते होते रात के 2 बज जाते हैं। शादी का माहौल, संगीत और ढोलक से घर झिलमिला उठा था। अगले दिन सुबह हल्दी की रस्म होने वाली थी। नीलिमा सुबह सुबह अलमारी से सामान निकाल रही थी। जेवर का बक्सा निकाली। जैसे ही उसने चैन का लाल बक्सा खोला, उसके हाथ कांप गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? कहाँ गई चैन? वो पूरा अलमारी खाली कर दी। सभी कपड़े सामान इधर से उधर करके चेन खोज रही थी। तभी ललित जी वहां पहुंचे। क्या हुआ? क्या खोज रही? कुछ खो गया क्या? वो सोने की चैन यही रखी थी, आपने देखा क्या? क्या चेन नहीं मिल रही? तभी मामा जी भी वहां आ पहुंचे। क्या चैन नहीं मिल रहा? मैंने कल ही कहा था कि किसी पे इतना विश्वास ठीक नहीं। अब भुगतो। तभी फूफा जी वहां आ पहुंचे।
अरे क्या हुआ, कोई बताएगा भी? अरे चैन नहीं मिल रहा है। क्या चैन नहीं मिल रहा? मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। मैंने पहले ही कहा था। सुनो दीदी, वो काम वाली लड़की ने चेन चुराई है। देखते देखते पूरे घर में कोहराम मच गया। कोई कुछ बोले तो कोई नीलिमा को कोसे। तभी फूफा जी ने कहा, अरे भाई 2-4 थप्पड़ लगाओ, वो लड़की खुद ही बोल देगी। तभी काकी जी चीख कर बोलने लगी, हाँ हाँ, वही होगी चोर, शकल से ही लगती है। घर के सभी लोग ये फैसला कर चुके थे कि काजल ही चोर है। सबूत की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब सबने फैसला जो कर लिया था। उधर काजल ऊपर के घर में अपना काम काफी शिद्दत के साथ कर रही थी। वो पूजा घर को साफ कर रही थी। तभी फूफा जी ने चीख कर बुलाया, काजल, काजल, जल्दी आओ। और क्या चुरा रही हो? काजल जल्दी जल्दी नीचे उतर आती है। उसे यह पता नहीं था कि जिस भीड़ के सामने वो खड़ी है, वे लोग उसे चोर का सम्मान दे चुके थे। वो नीलिमा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बस कीजिए, बिना देखे कैसे आप सब इल्जाम लगा रहे हैं बेचारी गूंगी लड़की पर। काजल डरी डरी सी लग रही थी, पर लोग चाहते थे कि नीलिमा काजल से सवाल पूछे, और उसने हिचकिचाते हुए सवाल भी पूछा, काजल, अलमारी से चेन गायब है, क्या तुम्हें कुछ पता है? ये सुनते ही काजल के हाथ से सफाई करने वाला पोछा नीचे गिर गया। आंसुओं से चेहरा भर आया। वो सभी को एक टूक देख रही थी। वो नीलिमा की आंखों में देखने लगी। काजल के चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी जुबान चीख चीख कर कहना चाह रही हो कि माँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। माँ, मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। आंसू ही उसकी जुबान बनकर बोल रही थी। तभी मामा जी बोलने लगे, ऐसे ही थोड़ी बोलेगी, 4 तमाचे लगाओ, अभी फुदक देगी। चोर कहेगी। इस सब को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तभी काकी काजल के फ्रॉक को खींचते हुए नीलिमा के पास से उठाने लगी। अरे लड़की बताती है कि लगाओ एक तमाचा। नीलिमा बेचारी बेजुबान लड़की को देख रही थी। परिस्थितियों को देख नीलिमा असमंजस में पड़ गई। नीलिमा का मन उस गूंगी मासूम लड़की पर विश्वास करने को कह रहा था, पर हालात काजल पर संदेह करने को विवश कर रहा था। तभी फूफा जी ने कहा पुलिस बुलाने को। नीलिमा काजल को डांटते हुए बोली, पुलिस आएगी तो बहुत परेशानी होगी काजल, आप सच बता दो। काजल ने नीलिमा की ओर मायूसी से देखा, जैसे कि आखिरी उम्मीद भी टूट रही हो। नीलिमा खुद ये सोचकर बेचैन हो रही थी कि उसे मंजू की बेटी पर संदेह करना पड़ रहा है। खैर, शादी वाले घर में यह फैसला हुआ कि आज की रस्म पूरी होने दो, कल सुबह पुलिस को फोन किया जाएगा। रात हो चुकी थी। काजल बिस्तर पर पड़े हुए सिसक रही थी। सिर्फ आंसू ही आंसू उसके 2 नेत्र से बह रहे थे। नीलिमा अपने कमरे में खामोश बैठी थी। वो बचपन की सारी यादों को संजो रही थी। लेकिन अगले सुबह नीलिमा की आंखें जोर से खुल गई। भाग गई वो लड़की। कमरे में कोई नहीं। अरे देखो, और कुछ सामान लेके भागी क्या? काजल रात के अंधेरे में भाग गई थी। वो पुलिस के डर से भाग गई थी। नीलिमा को चेन चोरी होने से ज्यादा सदमा भरोसा चोरी होने का लगा। शादी के कारण सभी लोग चोरी का किस्सा भूल सा गए थे। कुछ दिन बाद नीलिमा पलंग के नीचे रखे पीतल के बर्तनों को निकाल रही थी। तभी उसकी नजर एक झोले पे पड़ी और चौंक गई। ये तो काजल का झोला था, ये झोला ले जाना भूल गई क्यों? ये सोचकर कि शायद चेन इसी में है, वो जल्दी जल्दी झोला खोलने लगी। तभी ललित जी पास वाले कमरे से आवाज देते हैं,
अरे नीलिमा, ये देखो, यहाँ है चेन। क्या? कहाँ मिली चेन? अरे यही अलमारी के नीचे तो पड़ी थी। शायद किसी ने कुछ निकाला होगा और चेन नीचे गिर गया होगा। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने, हे भगवान। नीलिमा दोनों हाथ सिर पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह अफसोस अब कुछ काम ना आने वाला था। बाकी लोग भी वहां आ गए। सभी लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, पर अब करने को कुछ भी नहीं था। नीलिमा को लग रहा था कि गुनाह हो गया उससे। काजल की आंखों को याद कर रही थी, जो आंखें आखिरी वक्त तक यही बयां कर रही थी कि वो बेकसूर है। नीलिमा ने झोला अपने हाथों में लिया और उसे खोलने लगी। जैसे ही झोला खुला, नीलिमा की धड़कनें थम सी गई। उसने देखा कि झोला में वही तस्वीर पड़ी है जिसमें नीलिमा और मंजू एक दूसरे को गले लगा रही थी। नीलिमा बेबस, लाचार, आंखों में आंसुओं का समंदर ले कुर्सी पर बैठ गई। बस यही थी आज की कहानी। एंड स्टोरीज में आज आपने सुना एक भावुक सी कहानी। आज के लिए इतना ही। नई कहानियों के साथ हम फिर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप ए लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टोरीज. Also leave your valuable comments for us. Thank you.